गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आपने अभी थोड़े दिन पहले पढ़ा था किसके बारे में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में मैंने आपको बताया था। आज हम जो आप पढ़ने वाले हैं, पहले पढ़ने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। इस लॉ के अकॉर्डिंग जो कंपाउंड आपको दे रखा है, ये लॉ क्या कहता है? इस लॉ के अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं वो भी आपको समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले क्या होता है कि जैसे भी आप जानते हैं कि दो तरह से हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। जो ये वाली लाइन आपको दे रखी इसे कहते हैं वर्टिकल लाइन, और वर्टिकल लाइन हमें रिप्रेजेंट करके बता दी ये क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं। और ये वाली जो लाइन है ये हमें क्या बताती है, पीरियड के बारे में बताती है। ठीक है, तो जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती है, या आप ये कह सकते हो केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी एलिमेंट chemical properties and physical properties of any element is या लिखो are depend on the atomic number। यानी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी एलिमेंट की, वो एटॉमिक मास पर डिपेंड ना करके, या जो अरेंजमेंट होता है किसी भी एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल के अंदर, जो प्रॉपर्टी है वो किस पर डिपेंड करती है, एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है, ना कि एटॉमिक मास पर डिपेंड करती है। इससे भी एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ इसी उसके लिए। पहले तो आपने लिख लिया भाई, द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर डिपेंड ऑन द एटॉमिक नंबर। दूसरी चीज क्या है कि अगर आप किसी भी एलिमेंट को अगर मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स हैं आपने पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या किए, अरेंज किए हैं, तो आप देखेंगे कि कुछ एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है वो मैच कर रही है, दूसरे कुछ और एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी आपस में मैच कर रही है, कुछ और एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी आपस में मैच कर रही है। यानी कि जैसे आपने एल्कली मेटल्स ले लिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनकी प्रॉपर्टी आपस में मैच कर रही है। इसका मतलब क्या होता है कि एक पीरियड के बाद जो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी एलिमेंट रिपीट, यानी कि किसी भी एलिमेंट की जो केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, अगर हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के क्या करते, अरेंज करते हैं। इसकी एक डेफिनेशन तो ये हो जाएगी। एक और डेफिनेशन आप इसकी दे सकते हैं। डेफिनेशन क्या रहेगी इसकी, ये बात चलिए पीरियड में इस तरह से अरेंज करते, ग्रुप में इस तरह से अरेंज करते हैं। जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ वो समझिए, वो क्या है। When the elements are arranged in increasing order of atomic number, when the elements are arranged in the increasing order of atomic number, क्या लिख सकते हो, their atomic number, their chemical and physical properties are, या आप ये कह सकते हो same chemical and physical properties elements are repeated या लिख लो will repeat after a regular interval। एक रेगुलर इंटरवल के बाद जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी या सिमिलर होगी। सेम तो नहीं कह सकते, आप सिमिलर कह सकते हैं।
सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स विल रिपीट आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल। अगर आप किसी भी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, अब देखा भी होगा, व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स विल रिपीट आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल। यानी कि जो इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम होगी, ऐसे एलिमेंट्स बार बार क्या होते रहेंगे, रिपीट होते रहेंगे। जैसे कि आपको दे रखा है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। तो इन सभी एलिमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो सभी एलिमेंट्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनकी सभी प्रॉपर्टी क्या करती है, मैच करती है। क्या करती है, मैच करती है। अब देखो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है वो मैच क्यों करती है, मतलब कि केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी आपसे मैच क्यों करती है, मतलब सिमिलर क्यों होती है। इसका कुछ रीजन तो होगा सिमिलर होने का, तो वो रीजन मैं आपको बता देता हूँ कि इन सभी का लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम का सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होने का एक रीजन है। तो वो रीजन क्या है वो आप समझिए। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम लिया आपने, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, तो आप देखेंगे 1s2 2s1, सोडियम का होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 सॉरी 3s1। इसकी बात करते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। तो आप देख रहे हैं इन सब की वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, 1 है। यहाँ पे से ऐसे लिख सकते हैं 2 1 2 8 1, फिर क्या आ जाएगा 2 8 8 1। तो आपने देखा कि इन सभी एलिमेंट्स का जो एक ही ग्रुप के अंदर एलिमेंट प्रेजेंट है उनकी सबकी वैलेंस सेल के अंदर क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, यानी सेम इलेक्ट्रॉन्स है। इस वजह से इनकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या करती है, मैच करती है। अगर आपसे कोई पूछे कि सेम ग्रुप के एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी वो मैच क्यों करती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब बात आती है, मैंने आपको मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बता दिया है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, किसी भी एलिमेंट्स को हम एटम नंबर के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, तो आप पता चलेगा आपको कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद उसी तरह की सिमिलर प्रॉपर्टीज के जो एलिमेंट्स वो क्या होते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। दूसरा क्या है कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर क्यों होती है, ड्यू टू द सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सिमिलर होता है। जैसे कि इसकी वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसकी में 1 और इसकी में 1। तो 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पे क्लियर हो गए, कौन कौन से केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम क्यों होती है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किस पे डिपेंड करता है, तो एटम नंबर पर डिपेंड करता है और उसकी डेफिनेशन क्या है वो मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एक्चुअल में होती क्या है। और आज जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिक्स पढ़ने जा रहे हैं किसके, इनऑर्गेनिक की। ऐसे मैंने बेसिक्स आपको ऑर्गेनिक की कुछ बताए थे, अभी हम उसमें डिटेल में जाएंगे। वो मैंने इसलिए आपके बीच में रोक दिए थे क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़ें आपको जरूरत पड़ती, वो आपको अगर पहले पता नहीं है तो आपको दिक्कतें होंगी। तो अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, दोज केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, those chemical and physical properties of element which repeat after a regular interval। जो एक रेगुलर इंटरवल के बाद क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज किसी भी एलिमेंट के एक रेगुलर इंटरवल के बाद क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो बहुत सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है। पहली पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्या है, एटॉमिक रेडियस। हमें पढ़ना है इसमें किसके बारे में, आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। हमें यहाँ भी पढ़ना है किसके बारे में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। हमें यहाँ पे पढ़ना है किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। हमें पढ़ना है किसके बारे में, रिएक्टिविटी के बारे में। बहुत सी चीजें हमें पढ़नी है, लेकिन ये 4 चीजें बेसिक्स हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अगर आपको ये बेसिक्स नहीं पता तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। अब ये नहीं कह सकते कि सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये चीजें आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आती हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कितना यूज हुआ है आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसने
आपके सामने कितनी डिफिकल्टी अराइज की है। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बहुत सारे यूज हैं, आयनेशन एनर्जी की बहुत सारे यूज हैं। तो सबसे पहले जो आज हम बात करेंगे वो बात करेंगे एटॉमिक रेडियाई के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एटॉमिक रेडियाई होती क्या है। रेडियाई तो जब हम एटॉमिक रेडियाई की बात करेंगे तो ये वर्ड रेडियस का ही क्या है, प्लूरल है। तो ये रेडियस से बना है वर्ड, तो रेडियाई से आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एटॉमिक रेडियाई होती क्या है, वैसे जैसे आपको पता चल ही रहा है ये क्या होगा, एटॉमिक का मतलब क्या हो गया, एटम, और रेडियाई का मतलब क्या होगा, रेडियस। तो जो एटम की रेडियस के बारे में आज हमें बात करनी है, तो एटम की रेडियस के बारे में क्या क्या बातें करनी वो देखिए। तो सबसे पहली बात होती है कि एटम की रेडियस होती क्या है। ये आपको क्या दे रखा है, ये दिया हुआ है आपको न्यूक्लियस। इतना तो आपको पता ही होगा कि जो एटम है उसके सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर दो दो चीजें होती है, क्या होता है, प्रोटॉन होता है और एक क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, इतना तो आप पढ़ के आ चुके नहीं है। प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, ये भी आपको पता होगा। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और इन्हें क्या कहते हैं, हम शेल कहते हैं। जो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से लेकर के वैलेंस सेल का जो डिस्टेंस होता है, अब ये वैलेंस सेल क्या है, ये आपके लिए थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली बात है। फिलहाल तो आप ये समझ लीजिए कि सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से लेकर के वैलेंस सेल जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या मान कर चलते हैं, एटॉमिक रेडियाई मान के चलते हैं। याद रखना, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से लेकर के वैलेंस सेल। अब बात आती है वैलेंस सेल होती क्या है। तो पहले आप इसे नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअल वैलेंस सेल होती क्या है। जब हम वैलेंस शेल की बात करते हैं आपने देखा होगा जैसे कि सोडियम है, और एक एग्जांपल ले लिया आपने लिथियम। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। लिथियम कितना होता है, 3। आप अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 281, इसका कितना हो जाएगा, 21। ये सेल्स के अकॉर्डिंग आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया है। तो एक चीज आप देख रहे हैं, इसकी जो वैलेंस शेल है वो कौन सी है, सेकंड, और इसकी वैलेंस शेल कौन सी है, थर्ड। जिसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसे क्या कहते हैं, वैलेंस शेल कहते हैं। इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, या आप कह सकते हैं जो लास्ट शेल होती है उसे हम वैलेंस शेल कहते हैं। तो इसकी लास्ट शेल कौन सी है, थर्ड है। तो सोडियम की वैलेंस शेल क्या हो गई, सॉरी, जो लास्ट शेल है सोडियम को क्या है, थर्ड है। तो इसकी वैलेंस शेल कौन सी होगी, थर्ड होगी। लिथियम की वैलेंस शेल कौन सी होगी, सेकंड होगी। तो अब हम बात कर रहे हैं इसमें, मैंने अभी आपको बताया था कि जो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से लेकर के वैलेंस शेल का डिस्टेंस होता है उसे क्या कहते हैं, हम एटॉमिक रेडियाई कहते हैं। एटॉमिक रेडियाई, आपको 3 टाइप्स की एटॉमिक रेडियाई के बारे में डिस्कस करना है। कौन कौन सी एटॉमिक रेडियाई आपको पढ़नी है, टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई। जब हम एटॉमिक रेडियाई की टाइप्स की बात करते हैं तो 3 टाइप्स है एटॉमिक रेडियाई के। एक आपको पढ़ना है कोवलेंट रेडियाई, एक आपको पढ़ना है मेटेलिक रेडियाई, और एक आपको पढ़ना है इसमें वैन डर वाल रेडियाई। तो टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई की अगर हम बात करते हैं, 3 तरह की रेडियाई आपको पढ़नी है, कोवलेंट, मेटेलिक और वैन डर वाल रेडियाई। कोवलेंट रेडियाई आपने 9th क्लास में कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ चुके हैं, वहीं से वर्ड आया है कोवलेंट रेडियाई। तो
बात करते हैं कि कोवलेंट रेडियाई एक्चुअल में होती क्या है। जब हम कोवलेंट रेडियाई की बात करेंगे कोवलेंट रेडियाई होती क्या है, जैसे कि दो एटम्स आपके पास, एक एटम ये हो गया, एक एटम ये, यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, इसका न्यूक्लियस हो गया। एक्चुअली होता क्या है कि हम एक आइसोलेटेड एटम, अब ये आइसोलेटेड का मतलब क्या है, तो कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, कम से कम आपने आइसोलेशन वर्ड बहुत बार सुना होगा। तो आइसोलेशन से ही क्या वर्ड आया है, आइसोलेटेड आया है। आइसोलेशन मतलब क्या होता है, किसी को मतलब कि एक तरह से सेपरेट कर देना, अलग कर देना। अलग का मतलब क्या है कि जैसे कोई आपको एटम दे रखा है, अब बहुत से एटम जैसे किस तरह से इंटरेक्शन करते रहते हैं, तो ये आइसोलेटेड एटम नहीं है। आइसोलेटेड एटम क्या रहेगा, एक एटम यहाँ पे प्रेजेंट है, तो एक एटम कहाँ है, यहाँ पे। तो एक आइसोलेटेड एटम की रेडियाई निकालना, यानी इस एटम की रेडियाई निकालना आसान नहीं है। तो आप कहेंगे सर आइसोलेटेड एटम की रेडियाई निकालना आसान क्यों नहीं होता, फिर हम क्यों एटम की रेडियाई पढ़ रहे हैं जब निकल ही नहीं सकती तो एटम की रेडियाई। तो मैं आपको बता देता हूँ, एक्चुअल में जो आइसोलेटेड एटम होता है या जो इंडिविजुअल एटम होता है उसके एटम रेडियाई निकालना इसलिए आसान नहीं होता क्योंकि उसका साइज़ क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होता है, और हमें पता नहीं चल पाता उसकी एक तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में कि कहाँ तक हमें डिस्टेंस लेना है, यहाँ से यानी न्यूक्लियस लेकर के कहाँ तक, मतलब यहाँ तक डिस्टेंस लेना है, ये डिस्टेंस इजीली मेजर नहीं हो पाता। फिर आप कहेंगे सर फिर किस तरह से हम एटम की रेडियाई निकालते हैं, फिर मैं आपको बता देता हूँ। हम बात कर रहे थे एक आइसोलेटेड एटम के बारे में। आइसोलेटेड एटम का मतलब क्या होता है, आइसोलेटेड एटम मतलब क्या होता है, एक सिंगल एटम जैसे कि दूर दूर हो, मतलब ये एटम और ये एटम आपस में दूर है, तो इस एटम की जो वो है रेडियाई निकालना वो डिफिकल्ट होता है। क्यों डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसका बहुत स्मॉल साइज होता है। आप जानते हैं एटम का साइज बहुत स्मॉल होता है, तो उसकी एटम की रेडियाई निकालना क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। अगर हम दो एटम ले लें एक साथ, तो उसके कंपेयर जो उस एटम क्या है, सिंगल एटम है, उसके कंपेयर में दो एटम्स की रेडियाई आप निकाल पाएंगे। किस तरह से, इस तरह से, जैसे आपको ये दो एटम दे रखे, दोनों क्या है, कोवलेंटली बॉन्डेड है। और अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि कोवलेंट क्या मतलब होता है कोवलेंट का, तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं कि कोवलेंट मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, इसके सेंटर ये क्या दे रखा है, सेंटर दे रखा है, दोनों के सेंटर को आपस में क्या करो, अटैच करो, ठीक है। इन दोनों एटम के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, और इस तरह से हमने क्या कर दिया है, इसके सेंटर ऑफ न्यूक्लियस को इसके सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से क्या कर दिया, अटैच कर दिया। फिर क्या किया हमने, फिर हमने क्या किया, इन दोनों का डिस्टेंस निकाला, यानी कि इसके सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से इसके सेंटर ऑफ न्यूक्लियस का डिस्टेंस निकाला। मान के चलो कि ये डिस्टेंस कितना दे रखा आपको, 180 पिकोमीटर दे रखा। आप जानते हैं पिकोमीटर तो क्या होता है, पिकोमीटर का मतलब क्या होता है, 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है। तो हमें इसके सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से इसके सेंटर ऑफ न्यूक्लियस का क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना। तो किस तरह से आप इसका डिस्टेंस निकालेंगे, ये डिस्टेंस आपने मेजर कर लिया, एक्स-रे डिफ्रैक्शन से मेजर किया जा सकता है, या एक्सरे से पता चल जाता है कितना आएगा, 180 पिकोमीटर। लेकिन हमें तो एक एटम की रेडियस की बात करनी है, तो दो एटम की मतलब डिस्टेंस पता चला है, तो एक एटम की रेडियस आप कैसे पता लगाएंगे, तो वो कैसे होगा, आप आंसर क्लोरीन कहाँ से आ गए, तो मान चलो ये भी क्लोरीन, ये भी क्लोरीन है। आपने जो डिस्टेंस निकाला था वो किसके बीच में निकाला था, दो क्लोरीन एटम के बीच में निकाला था। मान के चलो दोनों का डिस्टेंस कितना आ गया, 180 आ गया। अगर मैं इसे 2 से डिवाइड कर दूं, अगर मैं इसे किससे डिवाइड कर देता हूं, 2 से डिवाइड कर देता हूं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 90 पिकोमीटर। जब ये डिस्टेंस 180 पिकोमीटर दो एटम्स के बीच का है, तो अगर मैं उसे 2 से डिवाइड कर दूंगा तो हमारे पास जो डिस्टेंस आ जाएगा वो कहां से कहां तक आ जाएगा, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से लेकर के आउटर मोस्ट सेल तक का डिस्टेंस आ जाएगा। तो इसे क्या कहेंगे आप, रेडियस ऑफ क्लोरीन एटम कहेंगे,
ठीक है ना। तो आपको पता चल गया कि एक एटम का हम रेडियस इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि उसका साइज स्मॉल होता है, तो सिंगल एटम की रेडियस मेजर करना क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए हमेशा हम कोई भी दो बॉन्डेड एटम की रेडियस निकालते हैं और उसे किसे डिवाइड कर देते हैं, 2 से। तो कोवेलेंट रेडियस की डेफिनेशन क्या आएगी, इट इज द हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन या आप लिख सकते हो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इट इज द हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स। जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है दो एटम्स के बीच का, जो कोवेलेंटली बॉन्डेड, अगर हम उसे हाफ कर दें तो उसे क्या कहते हैं, हम कोवेलेंट रेडियस कहते हैं, कोवेलेंट रेडियाई कहते हैं। तो वो मैंने आपको बता दी किस तरह से निकालेंगे। कोवेलेंट रेडियाई आपको पता चल गया होगा। कोवेलेंट रेडियाई को कोवेलेंट रेडियाई क्यों कहते हैं, क्योंकि वो हम कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स के बीच में निकालते हैं, इसलिए हम इसे क्या नाम दे दिया, कोवेलेंट रेडियाई नाम दे दिया है। कैसे निकालेंगे, दोनों के सेंटर ऑफ न्यूक्लियस को क्या करेंगे, आपस में आपने क्या कर अटैच करके जो डिस्टेंस आएगा उसे 2 से क्या कर देंगे, आप डिवाइड कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगी, एक एटम की रेडियाई आ जाएगी, कोवेलेंट रेडियाई जिसे हम कहेंगे। लिखिए इसे, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम किस पे, वैन डर वाल रेडियाई पे आते हैं। वैन डर वाल रेडियाई किसके लिए होती है, नॉन बॉन्डेड एटम्स के लिए। जो नॉन बॉन्डेड एटम्स की बात आ रही है तो हम ज्यादातर किसके लिए यूज करते हैं, नोबल गैस के लिए यूज करते हैं। नोबल गैस के लिए क्यों यूज करेंगे, क्योंकि नोबल गैस ज्यादातर बॉन्ड नहीं बनाती। तो मैं बात भी किसी कर रहा हूँ, नॉन बॉन्डेड एटम्स की बात कर रहा हूँ, इसलिए हम इसमें ज्यादातर क्या ले रहे हैं, नोबल गैस ले रहे हैं। तो वैन डर वाल जो रेडियाई होती है वो किसके लिए होती है, जनरली नोबल गैस के लिए होती है। जैसे कि आपको दो एटम्स दे रखे, एक हीलियम एटम दे दिए, कौन दे दिए, हीलियम। तो इन दोनों के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं है, तो जो इसका डिस्टेंस आएगा इन दोनों क्या कर दोगे, आप अटैच कर दोगे और 2 से क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। तो ज़्यादातर जो वैन डर वाल रेडियाई है वो किसके लिए निकाली जाती है, नोबल गैस के लिए निकाली जाती है, या ऐसे मॉलिक्यूल से निकाली जाती है जिनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता। तो कैसे लिखेंगे आप इसे, इट इज द हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, it is the half of the internuclear distance between the two non-bonded atoms. It is the half of the internuclear distance between two non-bonded atoms. दो non-bonded atoms के बीच का जो डिस्टेंस होता है, अगर हम उसे हाफ कर दें, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को हाफ कर दें, तो क्या निकल जाता है हमारे पास, वैन डर वाल रेडियाई निकल जाती है। अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि कोवेलेंट रेडियाई और वैन डर वाल रेडियाई में से किसको ज्यादा माना जा सकता है, यानी किसका साइज बड़ा रहेगा। तो आपको एक बात याद रखनी है, कोवेलेंट रेडियाई से ज्यादा साइज किसका होता है, वैन डर वाल रेडियाई। अब बात आती है कि वैन डर वाल रेडियाई कोवेलेंट रेडियाई से लार्ज क्यों होती है, क्योंकि जनरली आप केस देख रहे हैं कि कोवेलेंट रेडियाई में कहीं ना कहीं क्या होता है, बॉन्ड होता है, जबकि वैन डर वाल रेडियाई के अंदर कहीं पर भी बॉन्ड नहीं होता। अगर आप कोवेलेंट रेडियाई की बात करते हैं
कोवलेंट रेडियाई में ये जो डिस्टेंस वो क्या होता है, बेकार चला जाता है एक तरह से, जबकि इसमें ये डिस्टेंस भी मेजर किया जाता है। तो याद रखना है कि कोवलेंट जो रेडियाई होती है वो हमेशा स्मॉल होती है वैन डेर वाल्स रेडियाई से। और क्यों स्मॉल होती है, क्योंकि उसमें वो डिस्टेंस भी यूज़ किया जाता है, ये जो स्पेस है वो भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि इसमें बॉन्डेड स्पेस यूज नहीं किया जाता। आप ये कह सकते हो इसका साइज अपने आप मेजर कर लेना, वो क्या रहेगा, छोटा रहेगा, इसका साइज क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। तो इसमें वो नॉन बॉन्डेड स्पेस भी आ जाता है वैन डेर वाल्स रेडियाई के अंदर, जबकि कोवलेंट रेडियाई के अंदर कुछ स्पेस बॉन्डिंग में ऑक्यूपाई हो जाता है, तो इसका साइज क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा, इसका साइज हमेशा क्या रहेगा, लार्ज रहेगा। अब आते हैं हम लास्ट रेडियाई पे, वो कौन सी है, मेटेलिक रेडियाई। जैसा कि इसका नाम है, किसके लिए ज्यादातर यूज करते हैं, इन केस ऑफ मेटल्स। मेटल्स का एक अलग तरह का क्या होता है, अरेंजमेंट होता है अपने मेटल लैटिस के अंदर। तो इसमें भी वही लेते हैं। इसमें थोड़ी सी चीज मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली होता क्या है, लैटिस एक अरेंजमेंट होता है मेटल्स का, 3D अरेंजमेंट होता है, जिसमें मेटल आयंस या मेटल एटम क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। तो ज़्यादातर केस में क्या होता है कि जो मेटल है, मेटल अपने आयंस की फॉर्म में क्या होता है, अरेंज होता है मेटल लैटिस के अंदर ज़्यादातर केस में। कुछ केस में ऐसा होता है एटम की फॉर्म में भी रहता है, मैं ये नहीं कह सकता कि हमेशा आयंस की फॉर्म में रहेगा। तो होता क्या है कि जैसे कि कोई मेटल आयन है, जैसे आपने मान के चलिए सोडियम ले लिया, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिलीज करेगा, तो ये क्या बना देगा, Na बना देगा, साथ में क्या बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। Na के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो जब ये अपने मेटल लैटिस के अंदर अरेंज होता है तो कुछ इस तरह से अरेंज होगा। ये क्या हो गया, मेटल आयन हो गया। यहाँ पे क्या दे रखा है, दूसरा मेटल आयन दे रखा है। ये Na पॉजिटिव मान लिया आपने, ये भी क्या मान लिया, Na पॉजिटिव मान लिया। बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसके ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर कैसा चार्ज है, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये इलेक्ट्रॉन इन दोनों में आपस में इंटरेक्शन का काम करता है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इन दोनों को आपस में बॉन्डेड रखता है, यानी कि ये इन दोनों में क्या बनाने की कोशिश करता है, मेटेलिक बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, क्या बनाता है, मेटेलिक बॉन्ड। अब बात आती है कि मेटल की जो रेडियस है कैसे निकालेंगे आप इसे, तो वो क्या आ जाएगा, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, इट इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई भी कहां से आया, न्यूक्लियस से। इट इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू मेटल आयन those are bonded by metallic bond। यानी कि दो मेटल आयंस के बीच का क्या होता है, डिस्टेंस होता है। जैसे कि इसका न्यूक्लियस ले लिया, इसका न्यूक्लियस ले लिया, दोनों के डिस्टेंस को क्या कर लिया आपने, मेजर कर लिया, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, और उसे 2 से क्या कर दिया आपने, डिवाइड कर दिया, जैसे पहले करते आ रहे हैं। डिफरेंस कुछ ज़्यादा नहीं है, बस वही चीज़ें हैं, बस नाम अलग अलग दे दिए। मेटल्स के केस में तो मेटल रेडियाई दे दिया है, और नॉन बॉन्डेड एटम के केस में है तो वैन डेर वाल्स रेडियाई दे दिया है, और अगर कोवलेंटली बॉन्डेड एटम के बीच में है तो उसे हमने कोवलेंट रेडियाई नाम दे दिया है। तो इस तरह से जो रेडियाई होती है, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, उन्हें मेजर कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इस तरह इसका वेरिएशन होता है। एक हम आयनिक रेडियाई के बारे में पढ़ेंगे, उससे बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, और हम देखेंगे कि उनका वेरिएशन कैसे होगा, यानी कि डाउन द ग्रुप क्या वेरिएशन होगा, लेफ्ट टू राइट अगर हम जाएंगे यानी कि पीरियड्स में जाएंगे तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, और जो वेरिएशन आता है वो किस वजह से आता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे
नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को आप अच्छी तरह से वॉच करें और अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहें, क्योंकि नोट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेंगे आपके लिए जब आपका सेशन स्टार्ट होगा स्कूल के अंदर।